आई एम ऋतिका वशिष्ठ और हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज़ को। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पॉइंट मास उन ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है इफ़ दे कवर डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन देयर ओन साइज। अगर अपनी साइज के मुताबिक वो बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं तो उन्हें हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। Point mass object is a mathematical concept just to simplify the problems. एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हम किसी ट्रेन की जो रीडिंग है वो ले रहे हैं किसी सैटेलाइट से, तो वो जो सैटेलाइट से ट्रेन का डिस्टेंस है वो बहुत बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो वहाँ पर वो ट्रेन क्या बन जाएगी? एक पॉइंट मास बन जाएगी। अगर आप दो स्टेशंस के बीच में, से दिल्ली और बॉम्बे के बीच में ट्रेन की लेंथ को कंपेयर करें तो वो बहुत छोटी होगी, तो उस टाइम पर भी हम उसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं? एज अ पॉइंट मास। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किन लिमिट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक रूल है कि जब तक जो मासिव बॉडी है उसकी साइज की वजह से मोशन डिस्टर्ब नहीं होती है तब तक हम उसे पॉइंट मास की तरह ऑब्जर्व या कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक टेबल ली और टेबल पर हमने एक ग्लास रख लिया। अब उस ग्लास को आपने पुश किया और किनारे से वो नीचे गिरा। फिर आपने एक बॉल ली और उसको पुश किया और वो भी टेबल के किनारे से नीचे गिरी। दोनों की जो मोशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा कि जो ग्लास है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल लेंथ लिए हुए है, जबकि बॉल जो है वो सर्कुलर है। जिसके पास हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो कुछ रोटेशनल मोशन करते हुए नीचे आएगा। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसके कंपैरिजन में ग्लास क्या है? पॉइंट मास है, क्योंकि उसकी जो मोशन थी ट्रांसलेशनल मोशन, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? रोटेशनल मोशन में, उसकी साइज की वजह से। तो जब साइज, बॉडी का साइज या मास जो है वो मोशन को बदल दे, उसको चेंज करने की क्षमता रखे, तब हम उसे पॉइंट मास ऑब्जर्व या कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर? सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े डिस्टेंसेस पे जब हम लार्ज स्केल पे लेंथ लेते हैं, डिस्टेंसेस लेते हैं, उस वक्त जो ऑब्जेक्ट का साइज है अगर वो बहुत कम है तो हम उसे पॉइंट मास ऑब्जर्व करेंगे। फिर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि दिल्ली कितनी दूर है, तो आप लोगों का सबका अलग अलग जवाब होगा। कोई कहेगा 50 किलोमीटर, कोई कहेगा 100 किलोमीटर, कोई कहेगा 200 किलोमीटर, तो हो सकता है किसी के लिए 1500 किलोमीटर। बट आप सब गलत हैं। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कहाँ से। मैंने पूछा दिल्ली कितनी दूर है, तो यू मस्ट आस्क कि कहाँ से। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है, आप कुछ भी मेज़र नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ की लेंथ हम तब तक मेज़र नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता कि कोई चीज़ मेज़र करनी कहाँ से है। सो जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer having a clock with him, जिसके with respect to observer can describe position, displacement, acceleration of all the moving objects, right? तो frame of reference के साथ हम ये बता सकते हैं कि कोई किस डायरेक्शन में गया है, कितनी दूर गया है, किस वेलोसिटी से गया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है with respect to time। अगर टाइम के साथ तीनों ही कोऑर्डिनेट्स ना बदलें, राइट, एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स नहीं बदल रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी किस पर है? रेस्ट पर। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज़ द वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का लॉ होल्ड करता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लॉ होल्ड नहीं करता। रीज़न ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे माना जाता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन केस अगर कोई मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और उसे ही हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, तब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहा जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शिप में हैं और आपका फ्रेंड वहाँ पर बाहर स्विमिंग कर रहा है, राइट? आप शिप के अंदर एक बॉल लेकर उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं, राइट? तो क्या होगा? आपके लिए वो मोशन कैसी है? स्ट्रेट डाउनवर्ड मोशन। आपने बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया, राइट, लाइक दिस। सो डाउनवर्ड मोशन हो गई। लेकिन जो आपका फ्रेंड बाहर से स्विमिंग कर रहा है, उसके लिए मोशन डाउनवर्ड ना होकर किस तरीके से होगी? लाइक दिस। वाई सो? बिकॉज शिप के साथ साथ आप भी मोशन में हैं। अगर आप मोशन में हैं तो ये बॉल भी मोशन में है, और अगर बॉल मोशन में है तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल ना करके कौन सा पाथ ट्रेवल कर रही है? दिस कर्वी पाथ। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सी, हमारे पास एक ट्रेन है जिसमें कोई बॉल लेकर खड़ा है। नाउ अब इसने बॉल ऊपर की तरफ उछाली लाइक दिस और वापस कैच कर लिया। कोई ऑब्जर्वर है जो बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके लिए क्या होगा कि जो बॉल है, अब जिसने बॉल उछाली थी उसकी तो आप ऊपर की तरफ उछाली और वापस हाथ में कैच कर लिया, सो इट मस्ट बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जो बाहर खड़ा है उसको कैसे ऑब्जर्व हो रहा है? लाइक अ पैराबोलिक पाथ। क्यों? बिकॉज ट्रेन इज मूविंग लाइक दिस, और ट्रेन के साथ साथ दिस पर्सन इज ऑल्सो मूविंग, जिसके हाथ में बॉल है। तो उसी स्पीड के साथ बॉल भी मूव कर रही है जिस स्पीड के साथ ट्रेन मूव कर रही है। और अगर बॉल और ट्रेन दोनों मूव कर रहे हैं तो बाहर जो ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा? दैट द बॉल हैज़ द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज द ट्रेन। अब देखिए, जो बाहर ऑब्जर्वर है उसके लिए ये ट्रेन जो है वो कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जबकि जो पर्सन ट्रेन के अंदर है उसके लिए ट्रेन कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज उसके लिए ट्रेन किस में है? रेस्ट में। तो रेस्ट में है, इसीलिए जब उसने बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड फेंका तो वापस बॉल कहाँ आ गई? उसके हाथ में। तो इसलिए वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है, डिपेंड्स कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अब बहुत बार हमारे दिमाग में आता भी है या आना भी चाहिए कि डज अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अर्थ के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है? अब मैं फिर से वही बात कहूँगी कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम भी है और नॉन इनर्शियल फ्रेम भी है, बट नाउ इट डिपेंड्स कि हम बात किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट एंड स्पिनिंग ऑल्सो। तो जो सर्कुलर मोशन होती हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन होती हैं। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, तो इसका मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, FOR मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ पर्सन ऑन अर्थ फॉर आउटसाइड द अर्थ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है? बाहर स्पेस में। उसके लिए अर्थ एक्सेलरेटेड मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। सो इफ somebody is observing the earth from the galaxy
ओके, आउटसाइड द सोलर सिस्टम, या ये कहिए कि अर्थ से बाहर जाके अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है किसको, किसी भी चीज़ को, हमारे प्लानट पे, अर्थ पे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड ऑब्जर्वर कहाँ है, बाहर सोलर सिस्टम में, तो इसको अर्थ एक एक्सेलरेटेड मूविंग ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, बिकॉज इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ऑलमोस्ट सर्कुलर। तो उस वक्त अर्थ कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। However, for the motion of objects on the earth can be taken at rest। हम सब इस मूविंग प्लैनेट के ऊपर हैं, लेकिन जब तक हम सब यहाँ पर हैं एक दूसरे को ऐसा देख सकते हैं कि अर्थ किस पर है, रेस्ट पर। सो अर्थ कैन बी टेकन एज एट रेस्ट। अगर हम रोड पे चलती हुई गाड़ी की बात करें, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो सब किस पर हैं, अर्थ के ऊपर हैं, तो उस वक्त अर्थ को कैसे लिया जा सकता है, एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम सब उस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं जिस स्पीड के साथ अर्थ मूव कर रही है। तो इफ़ वी आर ऑन द अर्थ एंड ऑब्जर्विंग ऑन द अर्थ, देन इट कैन बी टेकन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो अर्थ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल किन केसेस में होगी, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, you can tell me in the comment section. Thank you.